नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम आज़ाद है और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक खौफनाक डरावनी कहानी जिसका नाम है जिन्न की बेटी। इसके लेखक हैं श्री राजभारती जी। ये एक अफ़गानी कहानी है। इसमें एक लड़की है जिसका नाम है गुलनार। गुलनार को अपने मोहल्ले के एक लड़के फ़ारूक से इश्क हो गया था। गुलनार के बाप ने कब्रिस्तान के पास अपनी बेटी को फारूक के साथ देखकर दोनों को गोली मार दी। फिर जासूसी डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर को गुलनार की पेंटिंग्स अपने किराए के घर में लगी हुई मिली, जिनमें से एक पेंटिंग हंसती थी और बोलती थी। पेंटिंग वाली लड़की शाकार होकर इंस्पेक्टर सुल्तान से कहती थी कि वो इंसान नहीं, एक जिनी है। रोंगटे खड़े कर देने वाले खौफनाक अंजाम की दहशतनाक कहानी आइए सुनते हैं। इस कस्बे में मेरा हाल में ही तबादला हुआ था, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था न होने की वजह से मैं अपने साथ वाले गोदाम में ही रह रहा था। अलबत्ता चपरासी शेरजंग से कह रहा था कि वो मेरे लिए फ़ौरन किसी माकूल जगह का इंतज़ाम कर दे किराए की। कुछ ही दिन बाद शेरजंग ने मुझे 3 मकानों के बारे में बताया। एक मकान तो मेरे ऑफ़िस से कम 6-7 किलोमीटर के फ़ासले पर था, जिससे मुझे हर रोज़ आने-जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता। इसलिए मैंने उस मकान को रद्द कर दिया। दूसरा मकान बाज़ार के एकदम बीच में था, जहाँ चौबीसों घंटे ट्रैफ़िक के बेढंगे शोर से सोना हराम हो जाता। मैं तो किसी बहुत ही शांत जगह की तलाश में था, इसलिए मैंने उसे भी रद्द कर दिया। जनाब जी, यह तीसरा मकान तो बहुत बढ़िया है, शेरजंग ने कहा था। खुला-डुल्ला भी है और अपने दफ्तर के नज़दीक भी है। बस इसमें एक ही कमी है, यह आसिफ ज़दा प्रेतग्रस्त है। तो फिर यह तीसरा मकान लिखा दो, मैंने फ़ैसला सुना दिया। आप 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 वो भूतिया मकान लेंगे? शेर जंग ने फटी-फटी आँखों से मुझे देखा। अगर पसंद आ गया तो ज़रूर लूँगा, मैंने कंधे उचकाकर कहा था। ठीक है साहब जी, जैसी आपकी मर्ज़ी, उसने हार कर मान कहा था। यह बात नहीं थी कि मुझे जिन्नों भूतों पर यकीन नहीं था। बेशक जिन्नों का जिक्र कुरान पाक में भी है, मगर एक तो मैं इस चीज़ के बारे में अंधविश्वासों को नहीं मानता। दूसरे, मुझे एडवेंचर का बहुत शौक़ है। यह एडवेंचर की शौक़ भी मुझे जासूसी डिपार्टमेंट में ले आया था और अब उस मकान के बारे में सुनकर मेरी जिज्ञासा जाग उठी थी और मैंने सोच लिया था कि वो मकान मैं ज़रूर किराए पर लूँगा और वहाँ रहकर भूत प्रेत जिन्नों के होने या ना होने की तस्दीक करूँगा। मगरिब की नमाज के बाद शेरजंग मुझे वो मकान दिखाने ले गया। चाबी उसने दिन में ही मकान मालिक से ले ली थी। पुराने ज़माने की बनावट का मकान था। वो बाहर से ही रहस्यमय नज़र आता था। शेरजंग ने डरते डरते लोहे का गेट खोला था, जो बाहर से ही रहस्यमय नज़र आता था। शेरजंग ने डरते डरते लोहे का गेट खोला था। फिर हम दोनों अंदर दाखिल हो गए थे। गेट से आगे एक अंधेरा सा कमरा था। वो ड्योढ़ी कहलाता था। ड्योढ़ी से आगे राहदारी थी, जिसमें कई कमरे बने हुए थे। राहदारी के आखिरी सिरे पर ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ थीं। मकान बाहर से जितना खस्ता नज़र आता था, अंदर से वो उतना ही लंबा चौड़ा और बड़ा था। मकान में लाइट नहीं थी। शेरजंग अभी तक डरा हुआ था, क्योंकि वो अपने साथ टॉर्च भी लाया था। अगर मेरा हुक्म न होता तो वह कभी भी यहाँ नहीं आता। हम दोनों ने अच्छी तरह मकान के दोनों हिस्सों का जायज़ा लिया। कमरों के अंदर जो फर्नीचर और सामान पड़ा था, वो भी पुराने ज़माने का था। उस पर गर्द की मोटी तह जमी हुई थी। मकड़ियों ने जगह जगह जाले तान रखे थे। ऐसा लगता था जैसे वो मकान सर्दियों से बंद पड़ा हो। मैंने पूछा, शेरजंग,
यह मकान कितने दिनों से वीरान पड़ा है? लोगों से ही सुना है साहब जी कि करीब 10 साल पहले एक फैमिली ने इसे किराए पर लिया था। उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी, जिसे किसी दूसरी बिरादरी के लड़के से इश्क हो गया था। किसी ने लड़की के बाद शहजाद को उन दोनों के इश्क के बारे में बता दिया था। बस फिर क्या था, लड़का लड़की कब्रिस्तान में मिला करते थे। शहजाद खान ने फौरन राइफल उठाई थी और कब्रिस्तान पहुंच गया था। उसकी बेटी गुलनार बरगद के एक पेड़ के नीचे अपने आशिक के साथ मौजूद थी। उसने दोनों को गोली मार दी थी और खुद थाड़े जाकर सरेंडर कर दिया था। उसे फांसी की सज़ा हुई थी बाद में। अगले दिन उसे फांसी होनी थी। उससे पहली रात को वो जेल से गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश भी कब्रिस्तान में बरगद के उसी पेड़ के नीचे पड़ी मिली, जहां उसकी बेटी गुलनार अपने महबूब से मिलने जाती थी। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी को भी पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे। जब वो खुश में होती थी तो लोगों को बताती थी कि कोई अनजानी ताकत उसे बाहर की तरफ खींचती है। फिर एक दिन वो भी कहीं चली गई थी और आज तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने यह राय कायम की कि गुलनार और उसके महबूब महबूब की रूहों ने पहले शहजान खान से अपना इंतकाम लिया था, फिर उसकी रूह ने उनकी बीवी को भी कहीं गायब कर दिया था। इसी वजह से लोगों ने इस मकान को आज से ज़्यादा यानी प्रेतग्रस्त करार कर दिया। वो बरगद का पेड़ भी उसके बाद सूख गया था। एक शख्स ने उसे काटने की कोशिश की थी तो अगले दिन उसकी लाश भी वहाँ मिली थी। इन वाक़यों से यह साबित होता है कि गुलनार और शाहरुख उस बरगद के पेड़ को ही अपना ठिकाना बनाकर रह रहे हैं। बहुत बढ़िया कहानी गढ़ी है रूहों की। मैंने उसका मजाक उड़ाया। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा साहब जी। अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि आप यह मकान किराए पर मत लीजिए। शेर जंग ने संजीदा लहजे में कहा। अगर यह घर वाकई भूतों जिन्नों का डेरा बन चुका है तो फिर कुछ दिन उनके साथ रहने में भी मज़ा आएगा शेर जी। मैंने उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया था। वो हैरत भरे अंदाज में मेरा मुंह देखता रह गया था। मकान देखते हुए जब हम ऊपरी मंजिल में दाखिल हुए तो मैं यह देखकर हैरान रह गया था कि वहाँ की हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। दाईं तरफ की दीवार के साथ बेड लगा हुआ था। उसके कुछ फासले पर सिरहाने की तरफ ड्रेसिंग टेबल रखी हुई थी। सामने की दीवार में एक वार्डरोब था। फर्श पर नर्म मोटा कालीन बिछा हुआ था। खिड़कियों पर भारी पर्दे पड़े हुए थे। सामने कॉर्निस पर एक फूलदान रखा हुआ था जिसमें गुलाब के ताज़ा फूल थे। उसी फूलदान के पास ही सुर्ख रंग की चूड़ियाँ पड़ी हुई थीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि वहाँ किसी भी चीज़ पर गर्द का नामो निशान नहीं था। हर चीज़ साफ सुथरी लग रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे इस कमरे में अब भी कोई रहता है। शायद शेरजंग ने भी यह बात महसूस कर ली थी। शेरजंग ने कहा, साहब जी, आपने महसूस किया कि यह कमरा बहुत साफ सुथरा है? ऐसा लगता है जैसे अभी भी इसकी सफाई की गई है। बिस्तर पर भी एक सलवट तक नहीं है। गुलदान में गुलाब के फूल भी ताज़ा हैं। शेरजंग, क्या तुम कहना चाहते हो कि इस कमरे की सफाई प्रेत करते हैं, जो शायद इसी कमरे में रहते हैं? मैंने मजाक में पूछा। मगर साहब जी, पिछले साल से इस मकान में कोई इंसान भी तो नहीं आया। शेरजंग ने निहायत ही सादगी के साथ कहा। अरे बुद्धू, जरूरी तो नहीं कि कोई किराएदार ही यहाँ आकर रहे। मकान का मालिक खुद भी तो आ सकता है। और वो चूड़ियाँ, उनका तो मकान मालिक से कोई वास्ता ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसके घर में तो चूड़ियाँ पहनने वाली कोई है ही नहीं। उसने बड़े उलझे हुए लहजे में कहा। फिर वो चूड़ियाँ किसी जिन्नी या भूतनी की होंगी। शेरजंग ने शर्मिंदा सा होकर मुंह फेर लिया। फिर अचानक मेरी निगाह सामने दीवार पर पड़ी। वहाँ पेंटिंग्स लगी हुई थी। मैं उसके करीब जाकर खड़ा होगा। वो 3 पेंटिंग्स थी। वह एक ही लड़की की थी, लेकिन तीनों अलग अलग पोज में बनाई गई थी। लड़की बेहद हसीन थी। तीखे नैन नक्श,
गोल मटोल चेहरा, हिरणी जैसी काली आंखें जिनमें शोखी से ज़्यादा संजीदगी बसी हुई थी। फूल की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होठों में से ऊपरी होठ के दाईं तरफ एक तिल था, जिसने उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। उसकी आंखों में एक गैर मामूली कशिश थी जो देखने वालों पर जादू सा कर देती थी। एक पोज में उसका हाथ उसकी ठोड़ी के नीचे था और यही तस्वीर सारी तस्वीरों में सबसे ज़्यादा आकर्षक थी। मैं स्तब्ध खड़ा उस तस्वीर को ताके जा रहा था। अचानक शेरगंज की आवाज़ ने मेरा वो सम्मोहन तोड़ दिया। वो कह रहा था, साहब जी, आप इस तस्वीर को बड़े गौर से देख रहे हैं। क्या कोई ख़ास बात है? हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, कोई ख़ास बात तो नहीं है। मैंने फ़ौरन अपनी बौखलाहट छुपाते हुए कहा। अलबत्ता तुम्हारी चूड़ियों वाली समस्या तो हल हो गई। मेरा लहजा शोख हो गया था। शायद आप यह कहना चाहते हैं कि ये चूड़ियाँ तस्वीर वाली लड़की की हैं? उसने उत्सुकता से मुझे देखा। हाँ, शायद इसी लड़की ने ये चूड़ियाँ पहनी होंगी। मैंने धीरे से मुस्कुराकर कहा। मेरी हिदायत पर अगले दिन शेरजंग मकान मालिक को बुलाकर ले आया। जब उस लंबे चौड़े और खौफनाक मूँछों वाले आदमी को पता चला कि मैं उसका भूतिया मकान किराए पर लेना चाहता हूँ, तो उसने सख्त हैरत जताई थी। उसने फटी-फटी आँखों से मेरी तरफ देखकर कहा था, आप इस मकान में रहेंगे? मगर यह तो प्रेतग्रस्त है। यह बात मुझे मालूम है, मैंने नॉर्मल लहजे में कहा। कमाल है, आप इतना कुछ जानने और समझने के बावजूद भी इस प्रेतग्रस्त मकान में रहना चाहते हैं? हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि जिन्न, भूत और चुड़ैलें मुझे परेशान नहीं करेंगी। यह और बात है कि आपने पहले से ही उन्हें मेरे बारे में कोई हिदायत न दे रखी हो। मेरा अंदाज व्यंग भरा था। ओह ना जी, हम तो जिन्न, भूतों और चुड़ैलों का नाम लेते हुए भी कतराते हैं। उसने अपना खिजानापन छुपा कर कहा। मैंने उससे मैंने उसे 1 साल का किराया एडवांस दे दिया। फिर मैंने शेरजंग से कहा कि वो उस मकान की सफाई वगैरह करवा दे। वो डर रहा था, मगर मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं उसके साथ चलूँगा, तो वह तैयार हो गया था। उस मकान में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे प्रभावित किया था, वो थी लड़की की 3 पेंटिंग्स। उसकी सूरत में कुछ ऐसी कशिश थी कि मैं दिन रात उसके ख्यालों में खोया रहने लगा था। वो मेरे हवासों पर बुरी तरह छा गई थी। न जाने क्यों मुझे यकीन था कि उस लड़की का कहीं न कहीं वजूद ज़रूर मौजूद है। बहरहाल 1 हफ्ता मकान की सफाई में बीत गया। फिर मैं उस मकान में शिफ्ट हो गया। मकान काफ़ी बड़ा था, जिसमें एक बड़ी फैमिली रह सकती थी। मैं अपने रहने के लिए वही कमरा पसंद किया था, जिसमें उस लड़की की तस्वीरें लगी हुई थीं। मैं इन तस्वीरों को देखना मुझे एक अजीब-सी दिमागी खुशी हासिल होती थी। कभी-कभी मुझे लगता कि मैं किसी साए के पीछे भाग रहा हूँ, किसी भ्रम के पीछे। मगर उसकी कल्पना से छुटकारा पाना भी मेरे लिए नामुमकिन होता जा रहा था। मुझे यहाँ शिफ्ट हुए करीब 1 महीना बीत गया था। इस दौरान मैंने एक ऐसी कोई गैरमामूली बात महसूस नहीं की थी, जिसकी वजह से मुझे मकान के भुतहा होने का गुमान तक भी हो पाता। शेरजंग भी मेरे साथ ही रहता था। उसका खौफ अब काफ़ी दूर हो गया था। एक दिन मैं ऑफिस से वापस आया तो हर रोज़ की तरह उस लड़की की तस्वीरों के सामने खड़ा हो गया। फिर अपने आप बड़बड़ाने वाले अंदाज में उससे बातें करने लगा। तुम कहाँ हो नाज़नीन? शायद तुम यहीं कहीं हो, मगर मुझे नज़र क्यों नहीं आती? मगर तुम तो एक तस्वीर हो। मैं भी कितना अहमक हूँ कि एक तस्वीर से मोहब्बत करता हूँ। फिर मैं अपनी इस हिमाकत पर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। फिर अचानक मेरी हंसी को ब्रेक लग गया। मुझे ऐसा लगा जैसे वो तस्वीर भी मेरे साथ हंस रही हो। उसकी हंसी में एक अजीब सा सुरूर था, जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। क्या तस्वीरें भी कभी हंसती हैं? मैं सकते में खड़ा उसे देखता रहा। फिर अगले ही पल उसके खूबसूरत होंठ हिले
और उसने गुनगुनाती हुई आवाज़ में कहा, ऐसा क्या देख रहे हो? कुछ और कहो ना। तुम्हारा बातें करना अच्छा लगता है। मुझे अपनी आँखों और कानों पर बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने कई बार अपनी आँखों को मला ताकि मुझे यकीन आ जाए कि जो मैं देख रहा हूँ वो ख्वाब नहीं, हकीकत है। फिर ज्यों ही मैं उस हालत से बाहर निकला, वो देखकर मेरी हैरानी दोगुनी हो गई, क्योंकि वो तस्वीर बिल्कुल निश्चल थी कि कई दिन तक मैं अपने ज़हन से उस घटना को नहीं भुला सका था। धीरे धीरे मुझे यकीन हो गया कि उस दिन मैंने जो कुछ देखा और सुना वो मेरा वहम था। तस्वीरें तो न कभी बोलती हैं, न मुस्कुराती हैं। फिर शेर जंग चला गया था, तो उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। कहते हैं कि जब इंसान तन्हा होता है तो वह बिल्कुल बुज़दिल हो जाता है। हल्की सी आहट भी उसको चौंका देती है। इसके साथ ही तन्हाई का एक फ़ायदा भी है कि इंसान के दिल में बहुत सी भूली बिसरी बातों की याद ताज़ा हो जाती है। उस रात जब मैं बिस्तर पर जाने लगा तो मेरे दिमाग में बेशुमार पुराने ख्यालों और सोचों ने उथल पुथल मचा दी। इन्हीं ख्यालों में से एक ख्याल उस हसीना का भी था। इसके साथ ही मुझे उस दिन वाली घटना याद आ गई, जिससे मैंने अपना वहम समझकर भुला दिया था, क्योंकि एक यकीन न कर सकने वाली बात थी। एक तस्वीर मुस्कुराई थी और बोली थी। मैं एक बार फिर सोच रहा था कि यह कैसे मुमकिन है कि तस्वीर को थोड़ी देर के लिए जुबान मिल जाए। यकीनन यह मेरा वहम ही होगा, लेकिन एक हकीकत तो बहरहाल अपनी जगह कायम थी कि मैं दिन रात उसी तस्वीर वाली लड़की के ख्यालों में गुम रहता था। मेरी दीवानगी और जुनून तो अब इंतहा को पहुंच चुके थे कि मैंने उस तस्वीरों को सामने की दीवार पर से हटाकर पिछली दीवार पर लटका दिया था, क्योंकि वो दीवार मेरे बेड की पायती पड़ती थी। इस तरह सोते जागते वो मेरी आंखों के सामने रहती थी। इस वक्त भी मेरी निगाहें उसकी तस्वीर पर ही लगी हुई थीं। मैं उसकी तस्वीर में कुछ ऐसा खोया कि मुझे अपने आसपास का कोई होश नहीं रहता था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुरा रही हो, बिल्कुल वही शौक और प्यारी मुस्कुराहट जो कुछ दिन पहले मैंने उसकी तस्वीर में देखा था, और वो उसे मैंने अपना वहम समझकर भुला दिया था। आज फिर उसके दिलकश होठों पर मुस्कुराहट देखकर मैं सकते में रह गया था। फिर धीरे धीरे उसके पंखुड़ियों जैसे होठ हिले थे। सुल्तान, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन कसम कसम में भी हो कि मैं तो एक तस्वीर हूँ। तस्वीर से प्यार करना अक्लमंदी नहीं है ना यही बात? हाँ, मगर तुम यह बात कैसे जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बारे में कसमकस का शिकार हूँ? क्या तुम टेलीपैथी जानती हो? मैंने खोए खोए अंदाज में पूछा। नहीं, मैं टेलीपैथी नहीं जानती। उसने सुरीली हंसी के साथ कहा। अलबत्ता, मैं चेहरा देखकर दिल का हाल जानने में माहिर हूँ। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक कमरे के अंदर अंधेरा छा गया। शायद पावर ब्रेक हो गए थे। मैं बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा था। क्या हुआ इस कहानी में आगे, सुनते हैं अगले भाग में। अगर आप सबको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।